फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइजेस्टिव स्टडी 8.1। आज हम यूपीटी 2021 जो कि 28 नवंबर को हुआ था उसके मैथ्स के पोर्शन को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 102.7 को पी बटा क्यू के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो क्यों है। तो 102.7 अगर इसका दशमलव हटाते हैं तो नीचे हमारे पास एक के बाद एक जीरो लग जाएगा, तो 10 हो जाएगा, जो कि p बटा क्यू के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू का मान आप देखेंगे तो क्यू का मान हो जाएगा 10। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि ₹600 साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो धन कितना होगा। तो यहाँ पर जब 600 रुपये था, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाता है, लेकिन जब ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाती है तो पूछा गया कि धन कितना होगा। तो जब साधारण ब्याज होता है तो प्रतिवर्ष उसी दर से ब्याज बढ़ता है, उसमें चक्रवृद्धि वाला कोई सिस्टम नहीं होता है। तो 2% हर वर्ष बढ़ेगा तो 4 वर्ष बढ़ेगा तो हमारा 8% बढ़ जाएगा। तो 2% प्रतिवर्ष बढ़ता है, और जब 2% बढ़ता है प्रतिवर्ष बढ़ा दिया गया और 4 वर्ष के लिए, तो अब ब्याज की दर क्या हो जाएगी। ब्याज की दर हो जाएगी 2% गुणे 4 वर्ष के लिए, तो हो जाएगी 8%, यानी 8% ब्याज और मिलने वाला है। तो अब 600 रुपये पर 8% और मिलेगा, तो 8% हम निकाल लेते हैं। तो 2 जीरो कट जाएगा, तो आ जाएगा 6 × 8 = 48। तो 48 रुपये हमें क्या होगा और देना होगा। तो 720 रुपये तो 600 रुपये पर मिल ही रहा था, लेकिन 48 रुपये और 2% बढ़ने की वजह से और मिल गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 768 रुपये। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। नंबर 1, 2 पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पूर्णांक 1/2 है और दूसरा पूर्णांक 1/3 है, तो उसने कहा कि योग एक पूर्णांक होता है, तो दोनों का योग करेंगे तो हमारे पास यह आ जाएगा 5/6। तो जो भी क्या है, 1/2 भी परिमेय संख्या या पूर्णांक है, और ये भी एक पूर्णांक है, जैसे कि 2 है और 3 है, तो 2 भी एक पूर्णांक है और 3 भी एक पूर्णांक है। तो 2 और 3 क्या हो गया, 5 हो गया, तो 5 भी एक पूर्णांक है, इसलिए विकल्प जो ए होगा वो सही होगा। अब दूसरा विकल्प देखते हैं, 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है। तो 2 परिमेय संख्याएं, 1 1/2 हो गई, माना 1 1/2 है, और दूसरी परिमेय संख्या 1/3 है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 5/6 आ जाएगा। अब देखेंगे 1/2 भी परिमेय संख्या, 1/3 भी परिमेय संख्या, और दोनों का योग किया गया तो 5/6 आ गया, जो भी एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारा जो बी नंबर विकल्प है वो भी सही विकल्प है। अब आगे सी नंबर है, पूछा गया है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है जो कि है 2 + √2, एक हमारे पास अपरिमेय संख्या है, और दूसरी हमारे पास है √2। तो उसने बोला कि अगर योग कर दिया जाए, तो योग करने के लिए कहा गया, तो यहाँ पर माइनस लगा लीजिए कि एक हमारे पास क्या है 2 - √2 है और एक √2 है। तो अगर इनको हम जोड़ देते हैं तो एक हो जाएगा हमारे पास 2 - √2 हो जाएगा, और दूसरी हमारे पास √2 है। एक हमारे पास 2 - √2 है और दूसरी √2 है। अब अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, तो यहाँ पर जोड़ने पर √2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2, और 2 हमारे पास जब बचेगा तो 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमने देखा कि जब 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा गया तो हमें क्या मिल गया, एक परिमेय संख्या मिल गई। अतः विकल्प सी जो होगा वो सही ऑप्शन नहीं होगा। तो प्रश्न में भी यही पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही वाला कथन हमारा सही नहीं होगा। तो विकल्प जो सी होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। और अब साथ में डी भी देख लेते हैं, 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो आप देखेंगे कि वही एग्जाम्पल यहाँ पर
2 भी प्राकृतिक संख्या और 3 भी प्राकृतिक संख्या है। तो 2 और 3 को जोड़ा गया तो 5 आया, तो 5 भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो विकल्प सी हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, वह संख्या है। तो कोई संख्या अपने 20% 60 अधिक है, तो हम मान लेते हैं कि कोई भी संख्या होगी या तो 100% होगी या तो फिर 1 होगी। तो हमने मान लिया क्या 100% है, तो 100% के 2 पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट हो जाएगा हमारे पास 20% से 60 अधिक है, तो 1% 20% हो जाएगा, और फिर बचेगा कितना हमारे पास 80% बचेगा। तो बोला गया कि 20% से 60 अधिक है, तो संख्या 100% थी, उसका 20% तो ये हो गया। अब बचा कितना, बचा 80%, और उसने यही बोला है कि 20% से 60 अधिक है। तो आप देखें कि 100% का अगर 20% है तो कितना अधिक है, अभी बचा हुआ है 80 बचा हुआ है, तो जो 80 बचा हुआ है 80% वही जो है वो 60 के बराबर हो जाएगा। प्रश्न में यही कहा गया है कि यदि कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, यानी कि 100% कोई संख्या होगी तो उसका 20% ऊपर हो गया, अब बचा 80%, और वही 80% क्या हो गया, अधिक हो गया, जो कि 60 के बराबर है। तो यहाँ से अगर निकालेंगे 1 की वैल्यू, 1% की वैल्यू हो जाएगी 60/80, और अब वह संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या 100% होती है, तो 100% बराबर हो जाएगा 60/80, और यहाँ पर हो जाएगा गुणे में 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 600/8। तो 600/8 को हम और सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 सते 56, हमारे पास बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 8 5 40, तो हो जाएगा 75। तो यही हमारा जो होगा विकल्प नंबर डी वो सही आंसर हो जाएगा, वह संख्या 75 होगी। अगला क्वेश्चन है, संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या है। तो इसको हम पहले 70 30 को 17 से पूर्णतः विभाजित कर देते हैं। जब 17 से विभाजित करेंगे तो एक बार जाएगा, और एक बार जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 13, फिर एक साथ हमने उतार लिया, हो गया 17, 137 हो जाएगा। फिर हम 17 से 137 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 17 8 136, और 136 को हम घटा देते हैं तो हमारे पास 1 बचता है और 0 उतार लेते हैं, यानी कि हमारे पास हासिल बचा हुआ है 10। तो अब यह पूछा गया है कि निकटतम कौन सी संख्या है। तो आप निकटतम निकालने के लिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब कम पूछे तब तो हमें घटाना होता है, तब तो हमें ये जो संख्या दी हुई है 73 में से जो बचा हुआ है कम पूछा गया तो क्या करेंगे, 10 घटा देंगे। लेकिन जब कभी भी ज़्यादा पूछ ले तो आप देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे शेष में देखेंगे, आप वहाँ नहीं देखेंगे, आप देखेंगे शेष में 10 बचा हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि अगर 30 70 में 10 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 30 60 हमारे पास, और अगर 30 70, अब आपके पास देखा यहाँ पर 10 बचा हुआ है शेष, तो 10 शेष बचा हुआ है, तो अगर इसमें 7 और जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टोटल 17 हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर 7 जोड़ देते हैं, तो अगर 7 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3077। तो आप देखेंगे कि 10 घटाने पर निकट पहुँच रहे हैं या 7 जोड़ने पर, तो आप देखेंगे 10 तो संख्या दूर है, तो जब 10 घटाएंगे तो हमें दूर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 30 70 में 7 जोड़ेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, तो निकटतम वाली संख्या हो जाएगी हमारे पास 30 70। तो हमारा जो विकल्प सी होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये एकदम सरल क्वेश्चन है जो आपका फ्री को नंबर देकर जाएगा। तो आप देखेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है, यानी CP और बटे SP, अनुपात कितना दिया हुआ है, 5/4 दिया हुआ है। यानी कि कोई चीज़ CP मतलब क्रय मूल्य, कोई चीज़ 5 में खरीद कर सेलिंग कर दी गई है उसको 4 रुपये में, तो आप देखेंगे कि 5 में खरीद कर अगर 4 में बेचेंगे तो लॉस कितने का हो जाएगा, हमें हो जाएगा 1 रुपये की हानि। तो अगर 1 रुपये की हानि हो रही है तो लॉस % हो जाएगा हमारे पास हानि। और हमेशा कोई चीज़ कैलकुलेट की जाती है क्रय मूल्य CP पर, तो हमारे पास यहाँ पर 5 है,
और गुणे कर देंगे 100, तो आप देखेंगे कि 5 दूनी 10 यानी कि आ गया 20%। तो हमारा जो 20% होगा वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। 20% की हमें हानि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 हो जाएगा। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 हो जाएगा, यानी कि मूलधन के 5/6 के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन का कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ से और सॉल्व करते हैं तो साधारण ब्याज मतलब एसआई, और मूलधन बटे में जाएगा उस पार तो हो जाएगा, गुणे में था बटे में हो जाएगा। मूलधन मतलब हमारे पास हो जाएगा पी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5/6। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि हमारे पास जो ब्याज होगा वो 5 हो जाएगा, क्योंकि एसआई हमारे पास 5 है और सेलिंग प्राइस मूलधन 6 है। तो यहाँ पर 5/6 स्थिति में हो जाएगा। तो जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 हो जाएगा, तो ऊपर वाला हमारे पास ब्याज होगा और नीचे वाला हमारे पास मूलधन हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 16 सही 2/3% जो होता है वो 1/6 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप अगर सॉल्व करेंगे कि मूलधन कितने समय में, तो n बराबर पूछा गया, तो हमारे पास सूत्र होता है वो SI बराबर PRT होता है अपॉन 100 हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो R% था, तो परसेंट का वैल्यू हम बटे में दे दिए तो 100 हो गया। तो अगर यहाँ पर से निकालेंगे तो हमारे पास SI 5 दिया हुआ है और हमारे पास मूलधन 6 दिया हुआ है और टाइम हमें मालूम नहीं है, और R प्रतिशत लिखो या R/100 लिखो, तो उसकी वैल्यू 1/6 दी हुई है। तो 6 से 6 जाएगा कट, तो ये 5 की वैल्यू हो जाएगी, T बराबर हो जाएगा 5 वर्ष। तो हमारा जो वर्ष हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो अगर आप फ्रैक्शन की वैल्यू आपको मालूम होगी सीधे फ्रैक्शन इसमें भिन्न में, तो आप इसको जल्दी कर लेंगे। तो आप फ्रैक्शंस को ज़रूर याद कर लीजिए, जो बेसिक फ्रैक्शंस हैं उनको आप याद रखेंगे तो आपको प्रश्न करने में थोड़ी सहायता मिल जाएगी। तो हमारा जो विकल्प नंबर बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष में 5/6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 रुपये दर्जन की दर से केले खरीद कर 12 के 10 केले की दर से बेचने पर लाभ प्रतिशत होगा। यानी 10 रुपये के 12 खरीदे, दर्जन मतलब 12 खरीदे, 10 रुपये के 12 खरीदे और 12 के 10 बेचे, यानी 10 रुपये में 12 खरीदे, अब 12 के 10 बेच रहा है, 12 रुपये का एक केला बेच रहा है। पहले 10 रुपये का एक केला खरीदा और अब 12 रुपये का एक केला बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है लाभ ही होगा। तो आप देखेंगे कि 10 रुपये दर्जन, यानी एक तरफ हम लिख लेते हैं वस्तु और एक तरफ लिख देते हैं हम मूल्य। तो आप देखेंगे कि वस्तु हमारे पास 12 है, दर्जन मतलब 12 हो जाएगी, और कितने खरीदी, 10 रुपये की खरीदी, और अगली बार हमारे पास जो केले हैं वो 10 हैं और उसको बेचा कितने का है, 12 का है। तो यहाँ पर वस्तुओं को जब समान कर लेते हैं तो उस स्थिति में हम उसका अवकलन कर सकते हैं कि कितना आएगा। तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 144। तो आप देखेंगे कि कोई चीज़ हमने क्या थी, हमने कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी थी और उसको 144 में बेच दिया है। तो 100 रुपये में ख़रीदा था, 144 में बेचा, तो जाहिर सीधा हमारे पास 44% का लाभ हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर जो बी होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये, किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है तो वह संख्या है। तो यहाँ पर किसी संख्या का 30%, तो मान लेते हैं हमारे पास जो संख्या वो, मान लेते हैं हमारे पास जो संख्या है वो x है, तो x हो गई। अब संख्या का 30%, तो हमने निकाली संख्या का 30%, तो ये 30% मतलब हो जाएगा हमारे पास 3/10 हो जाएगा। किसके बराबर है, 30 उस संख्या के 3/4 से 63 कम, यानी जो 30% था इधर वाला पार्ट, 30% वाला पार्ट उस संख्या की, यानी संख्या x हो गई। अब संख्या के 3/4 यानी 3/4 से कौन कम है, ये इधर वाला पार्ट जो 30% वाला पार्ट है वो इधर वाले पार्ट के
इधर वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि ये वाला जो 30% वाला पार्ट 63 कम है, तो अगर 63 कम है तो हम 63 जोड़ देंगे, या इधर क्या करेंगे 63 हम घटा देंगे, तो बैलेंस हो जाएगा बराबर। इधर ये कम है तो इधर जोड़ें या फिर इधर घटा दें, दोनों स्थितियों में बैलेंस बराबर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3x/10 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा x वाला पद है तो हो जाएगा 3x/4 हो जाएगा, बराबर बचेगा माइनस का 63 हमारे पास। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, अगर हम लासा ले लेते हैं तो 20, 10 दूनी 20 यानी आ जाएगा 6x, और ये 4 पंचे 20 यानी ये हो जाएगा 15x, बराबर हो जाएगा माइनस का 63। और सॉल्व कर लेते हैं, तो और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 9x, 6x में से 15x चला जाएगा, माइनस का 9x बचेगा, और नीचे बचेगा 20 बराबर माइनस का 63 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा और हमारे पास 9 से 63 कटेगा, 9 7 63 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14, 20 उधर जाएगा तो 7 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 140। तो जो हमारा आंसर होगा वो 140 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। तो विकल्प नंबर जो हमारा ए है वो सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनय ने एक घड़ी बेची 75 रुपये में, उसे घड़ी के लागत मूल्य के समान लाभ प्रतिशत मिलता है, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है। तो विनय ने 75 रुपये में घड़ी बेची है, तो 75 रुपये में अगर बेची है तो उसमें उसने जितने रुपये का खरीदा होगा वो वाला और साथ में लाभ दोनों जुड़ा हुआ होगा, तो यानी कि जो घड़ी का लागत मूल्य होगा वो 75 से कम ही होगा, क्योंकि 75 रुपये में लाभ भी तो जुड़ा हुआ है, यानी कि कोई भी अगर वर्थ होगी तो वो उसका लागत मूल्य इससे कम ही होगा, क्योंकि बेचने से लाभ मिला है तो इसका मतलब कि 75 रुपये से वो वस्तु कम की रही होगी, यानी 150 वाला विकल्प तो हमारा होगा ही नहीं, 175 वाला विकल्प भी हमारा नहीं होगा। अब विकल्प बचेंगे हमारे पास दो, 60 और 50। तो जितने रुपए की लागत मूल्य है उतना लाभ हुआ है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास 50 रुपये का लागत मूल्य था, तो लागत मूल्य अगर 50 रुपये था तो लागत मूल्य पर कितना मिला है, लागत मूल्य 50 रुपये था तो 50% ही क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर लाभ जो हमारे पास है लागत मूल्य 50 था और 50% का लाभ हुआ है, तो 50 तो है ही, और 50 पे कितने का लागत मूल्य पर ही तो लाभ होगा, तो 50% मतलब 1/2, तो ये काटेंगे तो हो जाएगा 25 कट के, यानी कि 50 रुपये के लागत मूल्य था और उस लागत मूल्य पर 50% हमें लाभ मिला है, तो 50% मतलब 1/2, तो 50 का 1/2 25 हो गया, तो हमारे पास हो जाएगा 50 और 25 हो जाएगा 75 रुपये, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 75 रुपये में चाहिए, यानी इसका मतलब कि 50 रुपये उसका लागत मूल्य रहा होगा। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर हो जाया करता है। अगला प्रश्न है, यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मजदूरों की संख्या हमको दी हुई है 15, यानी m1 = 15 हो जाएगा, और टाइम जो लग रहा है वो h1 हमारे पास दिया हुआ है 48 घंटे, और उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए यानी h2 हमको दिया हुआ है 30 घंटे। अब 30 घंटे में करने के लिए हमें कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, सिंपल सी बात, जब 30 घंटे में कम समय में करना पड़ेगा तो मजदूरों की संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास m2 है वो ज्ञात नहीं है, तो फार्मूला होता है m1d1 बराबर m2d2। तो यहाँ पर d नहीं दिया हुआ, d1 नहीं दिया मतलब h1 दिया हुआ है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 15, और हमारे पास 48 घंटे लगे थे। दूसरी बार हमें 30 घंटे में करना है, तो हमें व्यक्तियों की संख्या नहीं मालूम है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 दूना ये 30 हो जाएगा, और फिर 30 से इसको काट देंगे तो m2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारे पास 24 का 48। तो 48 दिन में हमारा जो 30 घंटे में करने के लिए पूरा हो जाएगा। तो विकल्प जो हमारा बी होगा वो सही आंसर हो जाया करता है। अगला क्वेश्चन है नंबर 12, वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए संख्या 11 से विभाज्य हो। तो 11 से विभाज्यता का रूल होता है कि विषम संख्याओं स्थान का जो योग होता है सम संख्याओं के स्थानों के योग का अंतर अगर 0 हो या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो तो वह 11 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास दिया हुआ है 3, 2, 4,
x 3 जार 2। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर विषम स्थानों का अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग। तो यहाँ पर 3 4 3 2 यानी 4 3 7 3 10 2, ये हो जाएगा 12। और यहाँ पर देखेंगे तो 2x और 4, तो 2x और 4, तो 2 और 4 6 हो जाएगा और साथ में x। अब यहाँ पर देखा जाए कि क्या रखा जाए तो 0 हो जाए, तो 6 है, अगर 6 मिल जाए तो हमारे पास हो जाएगा 0। तो अगर यहाँ पर 6 रख देंगे तो 6 रखेंगे इस जगह पे, तो 6 6 हो जाएगा ये 12, तो उस स्थिति में आ जाएगा 0। तो हमारा जो विकल्प ए होगा वो सही ऑप्शन हो जाया करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो आप देखेंगे कि वृत्त है, वृत्त के अंदर एक वर्ग बना हुआ है जिसका विकर्ण है 1। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो उसने पूछा है कि एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी पहले वृत्त का अनुपात रहेगा बाद में वर्ग का अनुपात रहेगा। तो आप देखेंगे कि अगर वृत्त का अनुपात क्या हो, वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त क्षेत्रफल अगर त्रिज्या ए रही होगी तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, आर रहेगी तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और फिर इसके अंदर बढ़ने वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आप देखेंगे कि हमारे पास मान लिया अगर एक विकर्ण रहा ए बी, तो अब अगर आप देखेंगे ए बी तो अधिकतम बड़ा वर्ग किधर बनेगा, आप देखेंगे विकर्ण से हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो विकर्ण से आप निकाल सकते हैं। तो विकर्ण देखेंगे कि त्रिज्या आर है, इधर भी त्रिज्या आर है, तो आर आर कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 हो जाता है। तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 हो जाता है, तो विकर्ण हमारे पास 2r है, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल और ये हो गया हमारे पास अधिकतम बनने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। अब दोनों का अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात निकालने के लिए दोनों को अनुपात निकालने के लिए दोनों को भाग करना होगा। तो पाई आर स्क्वायर बटे ये हो जाएगा 4r स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, तो हमारे पास 2 बचेगा, यानी बचेगा पाई और नीचे बचेगा 2। तो आप देख रहे हैं कि पाई बटा 2 बचा, यानी इसमें त्रिज्या कहीं पर भी नहीं है, यानी कि जो अनुपात होगा वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें अनुपात में त्रिज्या आर का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हमारा विकल्प जो सी होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा, वृत्त पर निर्भर नहीं होगा। दिया यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो आप देखेंगे कि जो घन का विकर्ण होता है वो होता है a√3, घन का विकर्ण जो होता है वो होता है a√3। तो a√3 होता है जो विकर्ण, तो आप देखेंगे यहाँ से निकालेंगे घन का विकर्ण, तो आप देखेंगे कि a√3 किसके बराबर हो जाएगा, 8√3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि घन का विकर्ण a√3 होता है। तो यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 8, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। घन का विकर्ण a√3 होता है, लेकिन प्रश्न में 8√3 दिया हुआ है, तो दोनों विकर्ण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से √3 कट जाएगा, तो a बराबर 8 आ जाएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 6, a के जगह पर रख देंगे 8, उसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि हमने भुजा निकाली है 8। तो ये 6 गुणे 8 है 64 हो जाएगा, और इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौको 24 के 4 हो जाएगा, 2 बजे 6 36 और 2 38, यानी हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 384 जो हमारा होगा वो विकल्प सी सही ऑप्शन हो जाया करता है। अगला प्रश्न है, एक वृत्त में 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल 7 वर्ग सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने वृत्त बना रखा है जिसका एक खंड हमारे पास 120 अंश का है। तो आप देखेंगे कि जो
120 अंश है वो टोटल वृत्त का कितने भाग है? तो आप देखेंगे 120 अंश और टोटल होता है 360। तो अब अगर भाग करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 12×3 = 36, यानी 1/3। यानी 120 अंश का जो खंड है वो पूरे का 1/3 भाग है। और 1/3 भाग का क्षेत्रफल कितना बराबर है? तो 1/3 भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? क्योंकि पूरा क्षेत्रफल होता है πr²। तो अब 1/3 का निकालना, तो 1/3 से गुणा कर देंगे। तो 1/3 πr² जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? 66/7 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे पाई की वैल्यू अगर रख लेते हैं तो 1/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और ये हो जाएगा r² बराबर 66/7। अब 22 तिहाई 66 और 7 से 60 कट जाएगा और फिर बचेगा हमारे पास केवल r² बराबर 3 × 3 बचेगा, क्योंकि एक 3 उधर है और ये बटे वाला 3 उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो हमारे पास जो r का मान निकल के आएगा वो आ जाएगा 3। तो हमको व्यास पूछा है तो त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, इसलिए 6 सेंटीमीटर जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाया करता है। तो जो विकल्प डी होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा। तो आप देखेंगे कि जो एरिया होता है वर्ग के विषय में अगर देखा जाए तो जो परिमाप पेरीमीटर जो होता है वो समानुपाती होता है साइड के। जिस प्रकार से साइड बढ़ेगी उसी के अनुपात में पेरीमीटर यानी परिमाप बढ़ता है। एरिया जो होता है वो साइड के स्क्वायर के अनुसार इंक्रीज करता बढ़ता है। और जो क्यूब होता है वो साइड के घन के अनुपात में बढ़ता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया गया। तो वर्ग के विकर्ण को जब 2 गुना कर देंगे तो जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा? जो एरिया होगा वो विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। तो विकर्ण 2 गुना हो गया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 4। जो एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना। पेरीमीटर परिमाप होता है तो साइड के अनुपात में बढ़ता है, एरिया होता है तो साइड के स्क्वायर के अनुपात में बढ़ता है, क्यूब होता है साइड के क्यूब के अनुपात में बढ़ता है, वो चाहे कोई भी लंबाई हो। तो यहाँ पर एरिया था तो एरिया साइड के स्क्वायर में बढ़ेगा तो 2 गुना किया गया विकर्ण। विकर्ण एक प्रकार की लंबाई, तो विकर्ण को 2 गुना कर दिया तो 4 आ जाएगा। तो हमारा जो एरिया होगा वो 4 गुना अधिक हो जाएगा, 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो विकर्ण जो बी होगा वो विकल्प बी हमारा 4 गुना सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो, यानी कि ये वाली दूरी जो है, इस केंद्र के बीच की जो दूरी है वो अगर योग से कम हो त्रिज्याओं के, तो दोनों वृत्त होंगे। तो आप देखेंगे कि जब त्रिज्याओं के बराबर होगा, जैसे त्रिज्याओं के योग के बराबर होगा तो एक बिंदु पर क्या करेगा? स्पर्श करेगा केवल। लेकिन जैसे ही ये वाली दूरी, ये दूरी जैसे घटेगी तो क्या हो जाएगा? ये एक दूसरे को काट देंगे। तो काट देंगे तो यहाँ पर 2 बिंदुओं पर काटेंगे, एक इस बिंदु पर काटेंगे और एक इस वाले बिंदु पर काटेंगे। तो यहाँ पर दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो जो विकल्प सी होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंक विन्यास 1 5 2 10 15 4 20 में विलुप्त संख्या है। तो आप देखेंगे कि 1 है, फिर 2 है और इसी तरीके से क्या है? 5 है, उसके बाद 10 है। तो अगला अंक क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 3 है, उसके बाद 1 का 2, 2 का फिर 3, और इस देखेंगे 5 का 10, 10 का 15, 15 का 20, यानी कि गुणे में बढ़ रहा है। तो 5 5 बढ़ रहा है तो 1 1 इसमें बढ़ेगा। तो 1 यहाँ पर हो गया, 2 हो गया, और 2 पे यहाँ पे 1 और बढ़ेगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। तो विकल्प डी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसको करने के लिए आप देखेंगे कि 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि कोई भुजा पहले कितनी रही होगी? अगर 10 रही होगी तो बाद में कितनी हो गई हमारे पास? हो गई 1 बढ़ गई। पहले हमारे पास 10 थी, लेकिन जब वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई? 1 बढ़ गई, यानी 11 हो गई। तो क्षेत्रफल में देखा जाए तो वृद्धि कितनी हो जाएगी? तो एरिया की बात करें तो अभी एरिया हो जाएगा, जब 10 होगी तो हो जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पर वृत्त की बात की गई है तो 100 हो जाएगा। और जब 11 होगा तो 121 हो जाएगा। यानी पहले 100 था, अब 100 के बाद कितना हो गया? 100 पे बढ़ेगा तो डायरेक्टली सीधे निकल आएगा कितना आंसर होगा। तो आप देखेंगे 100 में 100 था और 121 हो गया, नहीं डायरेक्ट हम देखेंगे कि 21% की वृद्धि हो गई है। या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लिखेंगे जो वृद्धि हुई कितनी की हुई है? 21 की। आप देखेंगे कि यहाँ पे कितनी हो गई?
21 की वृद्धि हो गई, पहले 100 था अब 121 हो गया, और कितने पे हुई है, तो ये 100 पे हुई है, और गुणे कर देंगे 100, तो परसेंट जो इंक्रीज है वो निकल के आ जाएगा, तो 100 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 21%। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो विकल्प जो बी होगा वो हमारा सही विकल्प आंसर हो जाएगा। मोहन की आयु 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का अनुपात का गुणनफल 15 है। तो हम मान लेते हैं कि वर्तमान आयु x है, हमारे पास वर्तमान आयु x है। तो वर्तमान आयु अगर x है तो 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो 5 वर्ष इसमें घटेगा, यानी x - 5 हो जाएगा। और अगर बाद में जाएंगे 9 वर्ष बाद तो फिर 9 वर्ष ज़्यादा उम्र होगी उसकी, 5 वर्ष पहले 5 घट जाएगा, और 9 वर्ष बाद जाएंगे तो 9 वर्ष उसकी उम्र में वृद्धि हो जाएगी, तो जोड़ देंगे। अब दोनों का गुणनफल बोला गया हमारे पास 15 के बराबर हो जाता है। तो अब देखा गया कि विकल्प देखेंगे कि 4, 5, 7 और 6 दिए हुए हैं, तो हम इन्हीं विकल्पों के अनुसार करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारे पास द्विघात समीकरण बन जाएगी, और फिर द्विघात समीकरण बन जाएगी तो उसको हल करना थोड़ा सा अधिक टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम विकल्पों के सहारे इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे, वैसे 15 लाना है तो हम 15 देखेंगे कि यहाँ पर अगर क्या आ जाए, 1 आ जाए। पहले इधर प्लस वाले में देख लेते हैं, तो 5, 4 यहाँ पर 4 रखेंगे, इसलिए तो 9, 4 13 हो जाएगा, 5 रखेंगे 9, 5 14 हो जाएगा, 7 रखेंगे तो 9, 7 16 हो जाएगा, तो होगा नहीं। और यहाँ पर 9, 6 आप देखेंगे 6 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जहाँ अगर यहाँ पर 6 रख देंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, और इधर अगर 6 रखेंगे तो यहाँ पर 6 में से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 9, 6 15 हो जाएगा, और दोनों का गुणा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगी, जो कि यहाँ पर 15 गुणनफल प्रश्न में दे रखा है। तो विकल्प जो डी होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगर विकल्प से करेंगे तो आसान रहेगा, और अगर आप द्विघात समीकरण बनाकर करेंगे तो थोड़ा अधिक टाइम लग जाएगा। अगला प्रश्न है 0.00032 की घात 0.6। तो अब यहाँ पर सॉल्व करना है, इसका मान बताना है। तो आप देखेंगे कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 अंक है, यानी कि 0.2 हो जाएगा। तो 0.2 की घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 0.2 की घात 5 हो जाएगा तो अगर इसको फिर से गुणा करेंगे तो 5 बार गुणा होगा, तो 5 बार गुणा होगा, दशमलव भी 5 अंक इधर खिसक जाएगा, यानी वापस यही चीज़ फिर से हमें मिल जाएगी। तो और उसकी घात कितना दिया हुआ है, उसकी घात हमें दिया हुआ 0.6, तो यहाँ पर 0.2 और घात के ऊपर घात गुणा हो जाती है, तो 5 छक्के हो जाएगा 30, यानी एक अंक बाद दशमलव है, क्योंकि यहाँ पर 0.6 था तो 3.0 हो जाएगा। अब 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 मतलब कितना होता है, 8 होता है, तो 2 की घात 3 हो जाएगा 8, लेकिन यहाँ पर घात 3 थी तो दशमलव 1 अंक बाद था, तो 3 बार गुणा करेंगे तो 0.3 अंक बाद लगेगा, तो 1 8 हो गया, और 2 0 अपने पास से करने पड़ेंगे, तो 1, 2 और 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 0.008 जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही आंसर हो जाया करता है। अगला प्रश्न है, ये संख्या 5x9 और 3, 2, 7 और 2y8 का योग कितना हो जा रहा है, 4, 1, 1, 1 हो जा रहा है, तो 1114 हो जा रहा है। तो अब ये बोला गया है, तो हमसे पूछा गया है कि x का महत्तम मान, यहाँ पर x है, x का महत्तम मान क्या होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि तो हमारे पास 9, 7, 16 और 8 24 हो जाएगा, तो 4 बचेगा, तो हमारे पास कितना बचा, 2 बच गया, तो 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 2 बच गया तो 2 2 कितना हो गया है, 4 हो गया है, 2 और 2 यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ बचा कितना बचा, x बचा, और कितना बचा नीचे, y बचा, तो 2 2 हासिल वाला 2 और यहाँ पर 2, ये मिला करके 4 हो जाएगा, और साथ में x बचा और y बचा। अब पूछा गया है कि अब यहाँ पर कितना आना चाहिए नीचे, अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर नीचे 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर 1 कैसे आ सकता है, और यहाँ पर अब रखेंगे विकल्प के अनुसार रखना होगा। तो आप देखेंगे कि अगर 9 रखते हैं तो 9 4 13 हो जाएगा,
तो 13 का 3 होगा, यानी 9 नहीं हो सकता है क्योंकि हमें 1 बचाना है, यहाँ 1 आना चाहिए। 8 रखेंगे 9 4 12 हो जाएगा, तो 12 का 2 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 7 रखेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा, यानी अगर यहाँ पर 7 रख देते हैं x की जगह पर, और फिर प्लस यहाँ पर क्या रखना होगा, 0 रखना होगा, क्योंकि महत्तम मान तभी होगा जब y का मान 0 होगा, तभी x का मान अधिकतम हो सकता है। तो उस स्थिति में 4 + 7 यानी कितना हो जाएगा, हमारे पास 11 हो जाएगा। और महत्तम मान पूछा, इसलिए x का मान अगर 7 तभी होगा जब y का मान 0 होगा। तो यहाँ पर हो गया 11, और 11 का हो जाएगा यहाँ पर 1, और 11 का 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो 5 3 8 2 10, और 10 एक यहाँ पर हासिल बचा हुआ था, तो एक वो 10 में जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। तो जो x का अधिकतम मान होगा वो हमारे पास 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24, परिमेय संख्या से बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पर है 0/-5, 0/-5 परिमेय संख्या से बड़ी परिमेय संख्या है। तो 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या आप देखेंगे कि -3/-8 है। अगर यहाँ माइनस माइनस काट देंगे तो हो जाएगा 3/8, और 3/8 जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी सभी ऋणात्मक है, निगेटिव है। तो माइनस यहाँ पर भी, माइनस यहाँ पर भी है, और विकल्प ए में भी माइनस है, यानी सिंपल सी बात है, धनात्मक वाला ही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो विकल्प जो बी होगा वो हमारा सही आंसर हो जाया करता है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 336 है और उनके बीच का अंतर x है, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो अगर हमारे पास एक संख्या x है तो दूसरी संख्या हमारे पास x-10 हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम अंतर करेंगे तो सिंपल सा बात 10 ही बच जाएगा। तो अब दोनों का पूछा गया गुणनफल, तो अगर दोनों का गुणनफल करते तो x × x-10, पहली संख्या x हो गई, दूसरी x-10 हो गई, और दोनों का गुणा करेंगे तो x × x-10 बराबर हो जाएगा 336 हो जाएगा, और अंतर दे रखा था 10, तो ये हो गया 10 वाला सिस्टम। तो अब यहाँ पर देखेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगी, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा कठिन होगा, शॉर्ट ट्रिक्स लगाने में भी दिक्कत होगी। अब यहाँ पर विकल्पों के अनुसार हल करेंगे तो हमारे समय की बचत हो जाएगी। तो अब देखेंगे यहाँ पर दोनों का अंतर 10 होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि दोनों का अंतर यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, और यहाँ पे भी 10 है। तो यहाँ से तो पता नहीं चलेगा। तो अब हम यहाँ पर पहला रखकर देखेंगे दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 336 होना चाहिए। तो 10 और 20 का गुणनफल 200 हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब देखेंगे दूसरा अगर रखेंगे यहाँ पर 14, तो आप देखेंगे 14 हो गया, और दूसरा कितना है 24 है। तो 14 और 24 का अगर गुणनफल करेंगे तो हम देखेंगे कितना मिलता है, 14 चौको 56 के 6 मिलेगा, 5 बजे 14 दूना 28, 5 हो जाएगा ये 33, यानी 14 और 24 का गुणनफल 36 हो रहा है, और 14 और 24 में अंतर भी 10 का है, यानी हमारा विकल्प जो बी होगा वो सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 की घात 61 + 4 की घात 62 + 4 की घात 63 + 4 की घात 64 और 65 की संख्या से भाज्य होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं। तो 4 की घात 61 आप देखेंगे सबसे छोटी घात वाला है, सबसे छोटी घात वाला ही कॉमन हो जाता है, यानी 4 की घात 61 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमन। तो अब 4 की घात 61 निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर 4 की घात 62 तो यानी एक घात बच गई, एक घात बच गई, मतलब 4 की घात 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 4 की घात 63 था, तो यानी 4 की घात 61 निकल जाएगा, तो 4 की घात 2 बच जाएगा। यहाँ पर 4 की घात 64 था, 61 निकल गया तो 3 बच जाएगा, और 65 था तो 4 की घात बच जाएगा हमारे पास, ये 4 बच जाएगा। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखेंगे 4 की घात 61 हो गया, यहाँ पर जोड़ेंगे, पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 हो जाएगा, 4 की घात 1 4 हो जाएगा, 4 की घात 2 16 हो जाएगा, 4 की घात 3 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा, और 4 की घात 4 मतलब 4 चौको 16 चौको 64 256 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 की घात 61, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 1 5 16 5 21, टोटल जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा ये 341 हो जाएगा। और 341 अब देखेंगे किससे कटेगा, 3 से विकल्प हमारा 3 दिया हुआ है,
और 11 दिया हुआ, 17 दिया हुआ और 19 दिया हुआ है। तो 3 से तो कटेगा नहीं क्योंकि तीनों का योग 8 हो जा रहा है। 11 से देख लेते हैं, तो 11 से काटेंगे तो 11 3 33, एक बचा, एक बचेगा तो 11 हो जाए, तो 11 एकम 11 यानी 31 बार में ये कट जाएगा। यानी 11 से पूर्णतः ये संख्या विभक्त हो जाएगी। तो विकल्प बी जो हमारा होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3:3:57 PM से 5 घंटे 58 मिनट पहले क्या समय था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि PM लिखा हुआ है, तो PM लिखा यानी 12 बजे के बाद, तो 3 यानी 12 3 हो जाएगा 15 बजकर ये हो जाएगा 57 PM, यानी 3:57 PM मतलब कि 15:57 PM हो जाएगा। से 5 घंटे पहले का, तो क्या करेंगे 5 घंटे 58 मिनट इसमें हम घटा देंगे। तो इसमें अगर हम घटा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे घटेगा कैसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर 57, यहाँ पर 58 नहीं घटेगा। तो इधर से एक हासिल ले लेंगे 15 में से, तो इधर जाएगा 1, तो इधर 1 जाएगा तो 1 घंटा उधर जाएगा, तो घंटा मिनट में जाएगा तो 60 में जुड़ेगा। तो 57 और 60 हमारे पास हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 14, एक हासिल ले लेंगे और इधर हो जाएगा हमारे पास 117, क्योंकि 6 5 11 और 7 117 हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा नीचे, आप घटाने में इस प्रकार से आप घटा सकते हैं। तो अब यहाँ पर घटाएंगे तो हमारे पास ये 17 में से 8 जाएगा तो 9 बच जाएगा, और यहाँ पर 10 बचेगा, 10 में से 5 चला जाएगा तो 5 बच जाएगा, और यहाँ पे 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9। तो यानी वापस हम 5 घंटे 15 था और 5 वापस चले गए, तो फिर 12 से अगर आगे वापस चले जाओगे तो हम AM में चले जाएंगे, यानी सुबह वाले टाइम में चले जाएंगे। तो ये 9:59 हो जाएगा और वो हो जाएगा AM में। तो विकल्प बी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पाई चित्र में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में एक महीने के खर्च का विवरण दिया गया है। यदि परिवार की कुल आय रुपये 35,000 है तो ईंधन तथा भोजन पर कुल खर्च कितना हुआ है। तो आप देखेंगे कि भोजन और ईंधन पर हमारा जो टोटल खर्च है वो हमारे पास 48 और 10, ये हमारे पास 58% है। तो भोजन और ईंधन पर 58% खर्च कर दिया है, और टोटल आय उनकी 35,000 रुपये है। टोटल आय 35,000 रुपये है और 58% उन्होंने खर्च कर दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, तो 1% का निकालेंगे तो आ जाएगा, और पूछा गया है कि ईंधन और भोजन पर कुल कितना खर्च किया गया है। तो 58% खर्च किया गया, तो 58% हम इसका निकाल देंगे। तो ये 2 0 2 0 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 350 गुणे 58, और अगर दोनों को गुणा कर लेते तो हमारे पास आ जाता है 20300, यानी कि 20,300 रुपये हमारा खर्च हो रहा है। तो विकल्प बी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि आज 1 अप्रैल है, दिन बुधवार है, यह अधिवर्ष है, आज से 3 वर्ष बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो अधिवर्ष है तो आप देखेंगे कि बुधवार है, लीप वर्ष है तो 2 उसका और अगले साल का 1, यानी यहाँ पर हम जोड़ेंगे 3। तो बुधवार था तो 3 जोड़ेगा तो हमारे पास हो जाएगा बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी हो जाएगा शनि। तो जो हमारा विकल्प नंबर सी होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए न्यून कोण के पूरक व समपूरक कोणों का अंतर है। तो आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा इसमें विकल्प है जो कि दिए गए कोणों का पूरक और संपूरक कोणों का अंतर होगा। तो आप देखेंगे कि अगर मान लिया कोई कोण x रहा होगा, अगर कोई कोण x है तो उसका पूरक कोण देखा जाए तो 90 में अंश 1 होता है, क्योंकि पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। तो एक अगर x हो गया तो दूसरा बचेगा 90 - x, और समपूरक 180 अंश होता है 2 कोणों का योग, तो एक कोण x हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा 180 - 100 हो जाएगा। अभी दोनों का अंतर पूछा गया है, तो 180 - x में से क्या करेंगे 90 - x घटा देंगे, क्योंकि ये वाला बड़ा होगा। तो अब यहाँ पर घटाएंगे तो
180 माइनस एक्स, और ये ब्रेकर से बाहर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा प्लस का। तो एक्स से एक्स हो जाएगा कैंसिल आउट, और 180 में से 90 चला जाएगा तो बचेगा 90 डिग्री। तो जो हमारा आंसर होगा वो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए सारे प्रश्नों के हल अच्छे से समझ में आपको आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।